वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो से अच्छा मैथ्स करना सीख सकें। आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और लगातार इसको चलने दीजिए। बीच बीच में छोड़कर या फॉरवर्ड करने पर कोई जरूरी जानकारी चैप्टर के विषय के बारे में आपसे छूट सकती है, जिससे आपके आगे चलकर कॉन्सेप्ट में डाउट आ सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह मैथ्स का ये कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। यदि आप एक पेन और नोट अपने साथ लेकर बैठेंगे तो अच्छा होगा, ताकि आप इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकें और बाद में आपको ये बहुत ही यूज़फुल हो सके। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और चलिए अब हम आगे चलते हैं और चैप्टर के बारे में सीखते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। स्टैंडर्ड 9 का सेंट लैंग्वेज चैप्टर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में आ जाने के बाद में ये आपके लिए एक बहुत ही नया चैप्टर है। कहीं कहीं पे इस चैप्टर का नाम सेट थियरी भी होता है और आप लोगों की बुक में इस चैप्टर का नाम सेट लैंग्वेज रखा गया है। इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं ये मैं आपको अच्छी तरह से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद में सेट क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसका डेफिनेशन समझेंगे हम लोग, और एक सेट को कितने प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक सेट के कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं वो बताऊंगा। सेट ऑपरेशंस, जैसे मैथ्स में बेसिक ऑपरेशंस हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 4 ऑपरेशन सीखते हैं, वैसे ही इस चैप्टर में आप लोगों को सेट ऑपरेशन सिखाएंगे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा और कुछ होने वाला है। जब इसकी चर्चा होगी तब आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में ऑपरेशंस को रख के कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे। और सेट्स को ध्यान में रखते हुए डी मॉर्गन के कुछ लॉ हैं वो आपको बताएंगे, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स क्या है उसको एक्सप्लेन करके उसको कैसे अप्लाई करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसके कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सेट लैंग्वेज को हिंदी में हम लोग समुच्चय सिद्धांत कहेंगे। समुच्चय हिंदी शब्द है सेट के लिए। तो अब हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सेट लैंग्वेज चैप्टर 1 फॉर स्टैंडर्ड 9। जॉर्ज कैंटर एक मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने बताया सेट के बारे में। वो ये है, अ सेट इज अ मीनिंग दैट अलाउज इटसेल्फ टू थॉट ऑफ एज ए वन। एक सेट है, ये बहुत सारी चीज़ों को एक बना देता है। ये इस सेंटेंस में बोला है। अ सेट इज ए मेनी, बहुत सारी होती है इसके अंदर चीज़ें जिसको हम एक मान लेते हैं, इज थॉट एज ए वन। जैसे अभी आपको 2 डायग्राम ऊपर है, देखिए इसके अंदर ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों अलग अलग है और इन तीनों को एक साथ करके इसको बता रहे हैं
तो ये नंबर्स के अंदर ये एक सेट हो जाएगा, सेट ऑफ नंबर्स हो जाएगा, जिसमें ऑड नंबर भी है, इवन नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी है। वैसे तो ये जॉर्ज कैंटर कौन है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जॉर्ज कैंटर थियोरी ऑफ सेट was developed by German mathematician जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर जो है वो मैथमेटिशियन एडी 1845 से 1918 तक इनका जो है लाइफ टाइम है। इन्होंने इस पीरियड के अंदर मैथ्स को डेवलप करने के लिए हम सब लोगों का हेल्प किया है। टुडे इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जॉर्ज कैंटर ने जिसको डेवलप किया है सेट थियोरी को, वो आजकल हम लोग जितने भी मैथ्स के ब्रांचेस हैं उस सब में हम लोग इसको यूज करते हैं। कन्वीनियंट इन mathematics, sets are convenient because all mathematical structure can be regarded as sets। ये यूज कर लेते हैं, जैसे नंबर्स में भी ये यूज होगा, इस प्रकार से नंबर के सेट बनेंगे। वैसे अलजेब्रा में भी ये यूज होगा, सॉल्व करते समय इसका यूज होगा। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें हम लोग इसको सेट्स को कन्वीनियंट कर लेते हैं। इसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड किया गया है, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे। इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद में आप के लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद में सेट्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और डिस्क्राइब कर पाएंगे। टू डिस्क्राइब एंड रिप्रेजेंट ए सेट इन डिफरेंट फॉर्म्स, जितने भी सेट के फॉर्म है उसमें आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे और डिस्क्रिप्शन भी इसका दे पाएंगे। टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, आप लोग बता पाएंगे कि सेट कौन से टाइप का है, उस टाइप का नाम भी आप लोग बता पाएंगे। टू अंडरस्टैंड and perform set operations and apply this in Venn diagram। आप लोग सेट ऑपरेशन को अप्लाई करना सीख जाएंगे और वेन डायग्राम में इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे वो भी आप लोग सीख जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। टू नो द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अमंग सेट्स, इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद में आप लोग जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उस सेट्स में किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं वो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ये सब हम नंबर सिस्टम में भी पढ़कर आए हुए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्रम विनिमयी का गुण है। कम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमयी का गुण, एसोसिएटिव मतलब सहचारिता का गुण और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरकता का गुण या वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हम लोगों ने जो है नंबर सिस्टम में पढ़कर आए हुए हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी ये सेट्स में भी हम लोग इसको जो है पढ़ने वाले हैं। टू अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन ने कुछ नियम दिए हैं अपने, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे और वेरीफाई भी कर पाएंगे। टू यूज सेट लैंग्वेज इन सॉल्विंग लाइफ ओरिएंटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, हमारे दैनिक जीवन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम हल कर सकते हैं सेट लैंग्वेज को यूज करके, ये भी आप लोग सीख पाएंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इसमें हम लोग बताएंगे आपको कि एक सेट क्या होता है और उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन डील विद कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक बुक्स, स्टैम्प्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। सेट लैंग्वेज इज a mathematical way of representing collection of objects. Let us look at the following pictures. What do they represent? In the figure 1.1 represent the collection of fruits and figure 1.2 represent the collection of household items. आपने देखा ये एक
फिगर 1.1 में कुछ फ्रूट को हम कलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे फिगर में हाउस होल्ड आइटम, एक घर में हम लोग जो जो चीजें यूज करते हैं उसको कलेक्ट किए हुए हैं हम लोग. So we observe these cases, our attention turns from the individual object to the collection of object. Based on their characteristic, any such collection is called a set. तो एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, जैसे फ्रूट है, फ्रूट को हम कलेक्शन करते हैं, संग्रहित करते हैं, एक ही प्रकार की चीजें हैं. तो इस तरह के जो कलेक्शन होते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम अच्छी तरह से जानते हैं और उसको कलेक्ट करके उसको हम लोग एक सेट बना दिए, समुच्चय बना दिए. तो इस समुच्चय के अंदर कुछ चीजों का कलेक्शन होता है. वो चीजें एक ही प्रकार की होती है और हम लोग उस चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं. तो अभी हम लोग सेट को डिफाइन कर सकते हैं. अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या a set is a collection of well defined object. Set is a collection of well defined, यहाँ पे well defined जो शब्द है, well defined collection of objects. जिन चीजों को हम अच्छी तरह से जानते हैं उस चीज को हम कलेक्ट करते हैं और उसका हम लोग एक समुच्चय बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं. तो दिस इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. सो देयरफॉर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. हम A set is a collection of well-defined objects, means that given a specific object, it must be possible for us to decide whether the object is an element of the given collection or not. हमको समझना होगा, एक specific object है, it must be possible for us to decide whether the object is an element of the given collection or not. देखिए, ये एक एलिमेंट है, मतलब एक सदस्य है. एक कलेक्शन में अंगूर, एप्पल और केला, ये एक कलेक्शन हो गया और ये तीनों इसके सदस्य हो गए. वैसे ये एक कलेक्शन है, एक सेट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है. तो ये हर एक चीज को सेट का एक एलिमेंट हम लोग बोलेंगे. इज एन एलिमेंट ऑफ द गिवन कलेक्शन और नॉट. तो जो भी ऑब्जेक्ट है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, वो कलेक्शन का एलिमेंट है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना होता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स. एक सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होती है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं या मेंबर ऑफ द सेट बोलते हैं. जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन ए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी. एक कलेक्शन, एक सेट है, इसमें बहुत सारी बुक्स होगी. कलेक्शन ऑफ ऑल कलर्स इन रेनबो, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स. ये सभी सेट के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है. आगे आप लोग इसमें देख रहे हैं, वी सी दैट इन द एडजेसेंट बॉक्स elements 1, 2 and 4 are well defined, therefore they are sets. अगर well defined होगा तो ही सेट होगा. 1, 2 और 4 well defined है. 1 क्या है, देखिए, the collection of natural numbers. सब लोग जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो इसलिए ये well defined है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेट है. दूसरा जो है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी सब लोग जानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेट है. नेक्स्ट फोर्थ जो है कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन अवर कंट्री. तो हमारे देश में कितने स्टेट हैं वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ये भी एक सेट है. whereas 3 and 5 are not well defined because the words good and beautiful are difficult to agree on. तो हम ये जान चुके हैं कि एक सेट को कब कह सकते हैं कि वो सेट है या नहीं है. अगर वो वेल डिफाइंड है तो हम उसको सेट कहेंगे, नहीं तो कहेंगे कि वो सेट नहीं है. और कुछ नोट दिए हुए हैं.
एलिमेंट ऑफ ए सेट आर लिस्टेड ओनली वंस। एक सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक बार ही लिख सकते हैं हम, एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आएगा। The order of listing the elements of the set does not change the set. Order of listing the elements of the set does not change the set. इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर एक सेट है और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन से लिखा हुआ है और इसी कलेक्शन को अगर ये एलिमेंट्स को हम आगे पीछे लिख लेते हैं, जैसे कि 3 पहले लिख के 2 बाद में लिख लिया है, 7 पहले लिख के 6 बाद में लिख लिया है, तो ये इसके सेट को जो है कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसको सेम ही माना जाएगा। आर द सेम थ्रू द लिस्टेड डिफरेंट ऑर्डर सिंस इट इज नेसेसरी टू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट इन द सेट और नॉट। We do not want to list the elements many times. हम खाली ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि वो एलिमेंट है या नहीं, उसके अंदर जो एलिमेंट है या नहीं है। ऑर्डर का कोई मायने नहीं रखेगा, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, एलिमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट, A set is usually denoted by capital letters of the English alphabet. एक सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स को यूज करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर को यूज करेंगे, क्योंकि हम सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो है इंग्लिश अल्फाबेट ही हमें यूज करना होता है। The elements of the set is written within the curly brackets. सेट्स के एलिमेंट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे, दूसरे किसी ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ये अलाउड नहीं होगा इसके अंदर, इसका खास हमें ध्यान रखना होगा, नहीं तो सम सॉल्व करने के बाद में अगर ब्रैकेट उसमें सही नहीं लगा होता है तो एग्जाम में इसके मार्क जो है हमारे डिडक्ट होने का चांस होता है। If x is any element of the set A or x belongs to A, then we write x belongs to A. ये जो सिंबल है यहाँ बताया है, ये सिंबल, इस सिंबल का नाम है belongs to, में है का सदस्य भी बोल सकते हैं, में है, x A में है, x belongs to A. If x is not an element of a set A or x does not belong to A, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, belongs to सिंबल लिख के उसको कट कर देंगे ऐसा, इसका मतलब है does not belongs to, A के अंदर नहीं है, x जो है A के अंदर नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है। कंसिडर दी सेट A, एक सेट को देखिए कैपिटल लेटर से डिनोट किया हुआ है, इक्वल टू 2, 3, 5, 7 और कर्ली ब्रैकेट यूज किया है और ईच एंड एवरी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया, ये बहुत ही जरूरी है। ईच एंड एवरी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है, एवरी एलिमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा, ये भी ध्यान रखना है हमें इसके अंदर। तो एक सेट ए है और उसके अंदर अभी देखिए 4 एलिमेंट है, तो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 ए का एलिमेंट है तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए तो हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। अब 6 इसके अंदर है ही नहीं देखिए, तो हम 6 को कैसे करेंगे, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए लिखेंगे, सो वी राइट 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल 1.1 इस चैप्टर के लिए। कंसीडर द सेट ए, इसमें कुछ बच्चों के नाम दिए देखिए। कंसीडर सेट ए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ए एलिमेंट ऑफ द सेट, ये आपको ध्यान रखना है। अश्विन, मुरली विजय, विजय शंकर, बद्रीनाथ, ये 4 स्टूडेंट है इसके अंदर। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। मुरली विजय बिलोंग्स टू ए, देखिए इसका आंसर हमने दिया है यहाँ पे, मुरली विजय बिलोंग्स टू ए, हमने एप्रोप्रिएट सिंबल लगा लिया है। मुरली विजय ए के अंदर है, बिल्कुल है, तो हमने लिखा
बिलोंग्स टू ए, अश्विन बिलोंग्स टू ए, बद्रीनाथ बिलोंग्स टू ए, तो ये तीनों इसके अंदर है इसलिए बिलोंग्स टू लिखा है। अभी गांगुली लिखा, गांगुली डज नॉट बिलोंग्स टू ए, गांगुली इसके अंदर नहीं है तो गांगुली डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तेंदुलकर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हमने इसको इस प्रकार से जब भी एग्जाम में सवाल पूछे तो इस प्रकार से उसका जवाब देना होगा। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही सीखने वाले हैं। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सेट को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के वीडियो आएंगे, सभी वीडियो को आप देखेंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे देखकर, और आप अपने सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसे देखने का बोलिए, खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी देखने का बोलिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।